आए हो? चलो। प्रकाश के अपवर्तन के कारण काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या कारण है? तो बताए थे कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। माध्यम बदलने में प्रकाश की बदल जाती है, क्योंकि अलग अलग माध्यम रुकावट अलग अलग है जी। हवा में, कांच में, केरोसिन में, तारपीन तेल में, उसके बाद हीरा में, तो इस सब का डेंसिटी अलग अलग है, घनत्व, घौंझापन। तो डेंसिटी बदलने से क्या होते हैं, प्रकाश की चाल बदल जाते हैं। जैसे डेंसिटी बदलेगा प्रकाश से, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, फ्री रोड में चलाएंगे, अच्छे से उबड़ खाबड़ रहेगा, दिक्कत से चलाएंगे, बालों में ठीक से, पानी में ठीक से चला पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश का भी होगा। माध्यम बदलने में प्रकाश चाल क्या होती है, बदल जाती है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का मुड़ जाता है। यही वजह है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होती है, जब प्रकाश एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रकाश अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। और विचलन कौन बारे में बात किए थे हम जी, कल वाला पेज लाओ, एक पॉइंट इसमें और ऐड करेंगे, वो पॉइंट छूट गया था। अब देखो इसमें क्या ऐड करना पॉइंट है, इसमें क्या ऐड करना है पॉइंट, इसको लिखेंगे तो कार्बन नहीं होगा, तो कार्बन में उधर चला जाएगा। अब देखो इसमें कि तुमको एग्जाम आ सकता है, डायग्राम बनाना यही, फिर हालांकि हमने भेज दिया है, कोशिश करना देखना। अब देखो डेल्टा बराबर आर माइनस आई है, ये कल बात कर ली, डेल्टा बराबर आर माइनस आई। अब बताओ क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम आजकल ऐसे ना थे, कंपटीशन में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बता देते हैं क्या आएंगे, इससे लगा लगी जो सटल है बता देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं, जो कि प्रॉपर उसमें अलग है। अब देखो ये एंगल आई है और ये पूरा एंगल आर है। जब प्रकाश किरण विरल से जाएगी सघन में, आई बड़ा होता है कि आर बड़ा होता है, आई बड़ा होता है, आई बड़ा होता है ना, यानी कि आपतन कोण क्या होते हैं, बड़ा होता है। किससे होते हैं बड़ा, अपवर्तन कोण से। तो इस कंडीशन में आई ग्रेटर देन क्या होंगे, आर। ये कब होते हैं, जब विरल से सघन में जाएगा। हाँ, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में से, विरल से सघन जा रही है, तो बताइए आपतन कौन बड़ा होगा, अपवर्तन कौन बड़ा होगा, आपतन कौन। टिक लगा दोगे, इसी में है ना, नोट कर लेना सब बाद में, इसी में। अब देखो अब जाएंगे सघन से कहाँ जाएंगे, विरल में, विरल में। इस कंडीशन में क्या है, कौन बड़ा है, आर बड़ा, आई ये है और आर ये है ना, यही ना, ये लाइन ये आई है इतना, आर देखो पूरा इतना है। इस कंडीशन में आर ग्रेटर देन क्या है, आई। तो क्वेश्चन आएगा जब प्रकाश किरण सघन से कहाँ जाती है, विरल में। फिर तुमको नींद लग रहा है, काहे नींद लगता है क्लास में, सो काहे ना आते हो, 1 घंटा सो लिया करो, दिन में नहीं सोओगे ना नींद लगेगा डेली, फायदा ही नहीं है तब आने से। जब प्रकाश किरण सघन से जाएगी विरल माध्यम में, पानी पी लो, बगल में रखा हुआ है। सघन से कहाँ जाएगा, विरल में। तो बोलो सघन से विरल जाएगा, क्या होगा बताओ, जोर से नहीं सुनते हैं, अभिलंब से दूर। ऊने कौन बड़ा, विरल से सघन जाएगा तो आर बड़ा कि आई बड़ा, कैसे आर बड़ा, कैसे कहाँ बोले, कैसे बताया, कल तो बताए थे। आर कैसे बड़ा है, विरल से सघन से जा रहा है, विरल अभिलंब से किधर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, अपने मूल पद से विचलित हो जाएगा। तो मूल पद से विचलित होगा तो आर, मान लो ये आई है तो इतने को नाई होगा है, ये आई इतने को नाई, तो अपने मूल पद से और विचलित हो चुका है, उसी विचलन कौन कहते हो, तो बड़े न होगा आर। समझ में आ गया। चलो बताओ सघन जाएगा विरल तो क्या होती है प्रकाश किरण, अभिलंब के नजदीक, अभिलंब के दूर, अभिलंब से दूर। विरल से सघन जाएगा तो उसके नजदीक। समझ में आ गया ना, ये वाला बात है। रखो इस पेज को, हो चुका है पूरा। अब देखो यहाँ से चूंकि प्रकाश का वेग, एक लाइन में आंसर, प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न होता है, कितना होता है वो सब बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, एक बार ने हम यहाँ वहाँ धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, सीरियली जैसे पढ़ा रहे हैं।
चूँकि प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, इसलिए प्रकाश की वेग भिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है ना। इसलिए प्रकाश के वेग में, ये शायद अगले बार जो पढ़ाए थे स्पष्ट करके लिखा होगा, बता दिए इस बार लिख रहे हैं, है ना। तो कोई पॉइंट हो सकता है उस बार से समझा के निकल गए होंगे, नहीं लिखे होंगे, कुछ तुम लोग में होगा तो हो सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन समझाते हैं सब में, पॉइंट छोड़ते नहीं हैं। कुछ बोलते हैं कभी, कोई लिखते भी नहीं है, ये नहीं लिखते हैं कि सोचा चलो लिख देते हैं। तो इसलिए प्रकाश के वेग में भिन्नता ही प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण है। आज क्या पढ़ा था, अम्ल क्या होता है बताओ? हाइड्रोजन जो त्यागता है H2O अम्ल होता है, नहीं पढ़ा था? हाँ। उसको सुधार करवा लेना हमसे क्लास के एंड में, वो थोड़ा सा उसमें सही करना पड़ेगा, उनकी तो हमसे डॉट पूछा था तब पता चला हमको, तो याद नहीं रहेगा, हमने कह दिया क्योंकि हम भूल जाते हैं, है ना। कल आसपास एक से डिस्कस करवा लेना, डिस्कस कर देंगे उसका, नहीं तो फिर एग्जाम में गलती कर दो क्वेश्चन को। अब देखो नोट भी लिख लेना, नोट हम लिख नहीं रहे हैं एक्चुअली में, लिखा हुआ सब पास बुक है ना, ये बात लिख दिया है ना। अब देखो जो बताया था मैंने कि सघन विरल, क्या उसकी परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ पर, कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है अपेक्षाकृत कौन माध्यम कहलाएगा? विरल माध्यम। प्रकाश का अधिकतम यानी कि रुकावट कम, डेंसिटी कम, तो कौन माध्यम कहलाएगा वो? हाँ, लेकिन वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है अपेक्षाकृत सघन माध्यम कहलाता है। जिसमें प्रकाश का दो माध्यम है, मान लो जैसे पानी है और किरासन तेल है, तो बताओ क्या डेंसिटी ज़्यादा होगा? पानी में नहीं, पानी में देखो डेंसिटी सिंपल है, प्रकाश गमन करेगा, अति किरासन तेल की डेंसिटी ज़्यादा होंगे ना। पानी डेंसिटी क्या होते हैं? कम होते हैं। उन्हों नहीं समझ में आता है तो पानी ले लो और कांच ले लो, बोलो किसका डेंसिटी ज़्यादा है? कांच का होगा, ग्लास का होगा। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसमें प्रकाश के वेग कम, और जिसका डेंसिटी कम उसमें प्रकाश के वेग अधिक, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स है। प्रकाश का वेग कोई फार्मूला नहीं है, हम खुद बना रहे हैं, रूल किसी जगह लिखा नहीं मिलेगा। प्रकाश का वेग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, डेंसिटी, सीधा सीधी बोलो 1/, क्या होंगे? अरे डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा? घटेगा। खूब घौंजा मीडियम है, ईटा पकड़ के लोहा दे दिए, कहेंगे प्रकाश अवगमन करो, क्या जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। तो डेंसिटी बढ़ने पर प्रकाश वेग घटते हैं। तो मैंने ये कहा कि जिसमें अब ये बात तो हो गया, डेंसिटी कम तो प्रकाश के वेग क्या होंगे? अधिक। और प्रकाश वेग अधिक तो कौन माध्यम? विरल माध्यम, रेरर मीडियम। और डेंसिटी ज़्यादा प्रकाश का वेग कम, सघन माध्यम, समझ में आ गया ना। यानी कि जिसमें प्रकाश आसानी से जाएगा, कोई रुकावट नहीं है, विरल माध्यम। जिसमें दिक्कत होता है, तकलीफ होता है देने में, कौन माध्यम? सघन माध्यम। समझ में आ गया होगा ना। प्रकाश अपवर्तन कारण समझ में आया। काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया ना। प्रकाश का अलग अलग माध्यम में चाल अलग है, जिस कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है ना। ये वाला बात हो गया। इसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहाँ था प्रकाश के परावर्तन और यहाँ है अपवर्तन। वहाँ था रिफ्लेक्शन, REF था, यहाँ LE था, CTI1, यहाँ RA है, याद रखना है ना। देखो बहुत करेगा कंफ्यूज, REF LECTI1 रिफ्लेक्शन हुआ। और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखो RA है, यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर REF LE है, यही अंतर दोनों में है। तो कहीं रिफ्रैक्शन लिखा होगा तो RA और रिफ्लेक्शन लिखा होगा तो RE। अब बाद में कि देखो RECTI1, REF CTI1 ठीक है ठाक सब है, धोखा दे सकता है एग्जाम में।
तो हिंदी अच्छे लगते हैं, हिंदी को ही करके चलो। तो हिंदी में कहते हैं अपवर्तन परावर्तन है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कंफ्यूज हो सकता है। फिर तुमको नींद लग रहा है, समझ में आ गया ना? बोलो परावर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रकाश परावर्तन के नियम बताओ, जल्दी बताओ क्या हुआ, याद नहीं है? हैं? प्रकाश के परावर्तन नियम बताओ ना क्या होता है? हैं? परावर्तित किरण, आपतित किरण, उसके बाद जोर से कौन परावर्तित किरण, क्या परावर्तित किरण होता है उसमें? आपतित किरण, अभिलंब। पहले आपतित कहेगा तब ना परावर्तित, तो पहले परावर्तित कह देते हो। तुमको तो नींद लग रहा है, नींद लग रहा है इसको, इससे पढ़ेगा तुम। मान लो अब की बार हवा से कहाँ भेज रहे हैं? कांच में। कांच मतलब ग्लास, कौन ग्लास? वही जो चाय पीने वाला ग्लास है, ठोस है। शीशा अलग हो गया, चाय पीने वाला ग्लास होता है ना, हाँ, वही कांच है ना? हवा मतलब एयर, ये तो लाइट भेज रहे हैं हवा से कांच में, तब बताओ हवा कौन माध्यम हो जाएगा तब? विरल। कब बुझेंगे, कैसे बुझे हैं कि हवा विरले है? क्योंकि इसमें प्रकाश आसान है, जिसमें प्रकाश आसानी से नहीं गिर और वैसे भी डेंसिटी इसका कम, इसका डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये होगा विरल माध्यम, ये होगा विरल माध्यम, विरल माध्यम। अपेक्षाकृत ये होंगे, डेंसर मीडियम, ये क्या डेंसर होगा? कहलिए। सघन माध्यम, है ना? अब लाइट भेजेंगे विरल से कहाँ भेजेंगे? सघन भेजते हैं, विरल से सघन हम लोग भेजते हैं। तो अब देखो लाइट ऐसे टॉर्च लिया, एक ठो टॉर्च को ले लो, ये खुद कर सकते हो, एक कांच ले लो, हवा से यहाँ कांच रख दो और लाइट बारो, खुद घटना देखने के लिए मिलेगा। मतगंधा सब के लगता है ना मेला, वहाँ सब चीज़ मिल जाएगा, अवेलेबल रहता है वहाँ पर। मेला सब में कोई बड़ा बड़ा मेला लगता है ना, सब चीज़ जितना पढ़े फिजिक्स का सब मिल जाएगा। अब देखो कल बताया हैं, खटिया फिर से बता रहे तुमको, यार नींद लग रहा है इसलिए फिर से बता रहे हैं। पढ़ोगे फिर से? हैं? दूसरा कुछ बता रहे हैं तब बता दीजिए। नहीं, वही चीज़ बता रहे हैं, पढ़ाएं छोड़ दें तक में एक नींद लाती। तो नींद ले लो। प्रकाश किरण ऐसे जा रही है ना, हाँ, तो यहाँ क्या खींच देंगे हम लोग? अभिलंब। जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाएगी इस प्रकार से। चलो अभिलंब हो गया, है ना? इस प्रकार से मान लो ए है, ओ है, और ये एन हो गया, और ये क्या हो गया? एन डैश, ये बी निकल गया, ये एंगल आई है, और अलग चीज़ बता रहे हैं। मैंने क्या कहा था, फिगर 10 और बनाना पड़ेगा हमको, नहीं बनाना पड़ेगा अलग ये फिगर अभी क्या बार बनाना? 5 बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिगर बनाने का काम नहीं कर सकते हैं। अब इसमें क्या 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 नहीं है वो सब चीज़ कल कर चुके हैं। आप देखो प्रकाश अपवर्तन नियम समझते हैं। प्रकाश अपवर्तन नियम क्या कहती है? तो प्रकाश का, अच्छा, परावर्तन कब होगा? जब एक सरफेस पेंट किया हो जी। अपवर्तन कब होगा? जब दो माध्यम होगा तब, जी। और दोनों पारदर्शी हो। सबसे पहला बात, प्रकाश अपवर्तन कब होगा? जब दो माध्यम हो, दोनों अलग अलग माध्यम हो, और दोनों कैसा माध्यम हो? पारदर्शी माध्यम हो, लाइट उसके आर पार जा सके, आर पार दिखे। और कहेगा कि ईटा से आर पार होगा, ईटा में होगा परिवर्तन, थोड़े होगा उसमें, होगा ईटा में परिवर्तन? नहीं होगा ना परिवर्तन, क्योंकि ईटा का आर पार नहीं देख सकते हम। जब आँख नहीं देख सकता आर पार, तो प्रकाश भी आँख पार नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश देखने का अनुमति प्रदान करता है। कोई चीज़ आर पार देख मतलब प्रकाश के कारण हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश जाएगी विरल से सघन माध्यम में। अब देखो पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुख्यतः दो नियमों के अनुसार जाती है। ये जो प्रकाश किरण जाएंगे एने के जैसे मने वैसे, दो गो नियम है उसके अनुसार जाएगा। उसमें पहला नियम, तो उसी नियम को प्रकाश का अपवर्तन नियम कहते हैं। वो जो दो गो नियम है जिसके कारण से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, वही दोनों नियम को प्रकाश अपवर्तन नियम कहते हैं। जो पहला नियम इस प्रकार है, आपतित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तथा हटाओ तथा आपतन बिंदु पर डाला तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। अब तीनों एक ही तल में होते हैं। जी। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल बुझता होगा, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ। जैसे कि मान लो ऐसे, मान लो यहाँ पे एज्यूम करो, ऐसे कल्पना करो, एक गिलास में जैसे बोतल मान लो, ढक्कन लगाओ इसका। अब देखो जैसे अब कोई टॉर्च तुम ले लो, खुद तुमको प्रैक्टिकल कर सकते हो, उसमें कोई खास बात है नहीं। फिजिक्स सब में प्रैक्टिकल, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल थोड़ा टफ है।
अब इसमें देखो, मान लो ये पानी हो गया, ये तो कांच है, प्लास्टिक है, तो इसको इससे भी लाइट आर पार जा सकते हैं क्योंकि ये पारदर्शी मीडियम है, नहीं है जी। अच्छा, अब यहाँ से लाइट बारते हैं, यहाँ मान लो हमारे पास हाथ में लाइट है, यहाँ से लाइट क्या कर रहे हैं, बाहर है, इसके आर पर लाइट जाएगी। जी। अच्छा, इधर वाला माध्यम जो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, यहाँ से मान लो लाइट पास कर रहे हैं, तो इससे पहले वाला कौन माध्यम है, हवा, विरल माध्यम। अंदर वाला कौन माध्यम, सघन। फिर बाहर वाला कौन माध्यम, विरल। अच्छा ठीक है। तो इसमें कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। मतलब समझो, मतलब ये एक सरफेस है, ऊपर वाला पानी के क्लियर दिख रहा है जी। एक लेयर है, लाइट ऐसे मान लो आएगी इस प्रकार से, लाइट देखो ऐसे आ रही है, इस पर सोच कल्पना करना था, लाइट ऐसी पर ऐसे आ रही है, ये लाइट आई, ठीक है, बीच में लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है। अब लाइट आएगी ऐसे, यहाँ क्या डाल दो, एक ठो अभिलंब डाल दो, किरण जाना चाहिए कैसे, सीधा सीधा, लेकिन जाएगी ना, ऐसे जाएगी किरण, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी किरण, अभिलंब तो ये ऐसे रहेगा, मतलब उससे एक लाइन बनाओगे ना, उससे एक प्लेन बनाओगे तो ऐसे प्लेन बनेंगे, नहीं ऐसा ऐसे जाएंगे किरण, समझ रहे हो ना। चलो इसको पकड़ो ऐसे करके, ऐसे करके टेढ़ करके पकड़ो, ये मान लो एक सरफेस प्लेन है, ये क्या है, एक ठो इससे ऊपर विरल, इससे नीचा क्या है, सघन है, और उससे इस सरफेस से ऊपर विरल है, नीचा सघन है, ठीक है, इस पर एक क्या डाल दिए, अभिलंब, ये कौन किरण है, आपतित किरण, ये क्या हो गया, अभिलंब, जाना चाहिए कैसे, सीधा, लेकिन जाना चाहिए ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं जाएगी, क्यों, इससे नीचा कौन माध्यम है, सघन, जाना चाहिए अभिलंब के तरफ दंडवत नमस्कार ऐसे करेगा, ऐसे चली गई, ये देख रहे हो, ऐसे रहेगा, कहेगा ऐसे नहीं, तब एक प्लेन नहीं हुआ, देखो एक प्लेन हुआ नहीं, तो प्लेन समझ चुके हो बढ़िया से जी। कोई कहेगा ऐसे, अरे तो एक प्लेन नहीं हुआ, समझ, ऐसे नहीं हुआ, एक प्लेन हुआ, एक प्लेन ऐसे ऐसे इधर जाएंगे एक ही प्लेन में है नहीं, यानी कि इसको मिलाएंगे तो एक पन्ना ऐसे सीधा करेंगे, एक पन्ना तो एक पेज पर आ जाना चाहिए, मतलब बोलेंगे एक प्लेन, यही एक तल का मतलब यही हुआ, पहले बताए थे अच्छे तरीक़ा से। वही लिखल है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है, और ये जो आपतन बिंदु यहाँ जो लंब डाले हो, ये तीनों एक ही तल पे, तीनों एक ही तल में होते हैं, समझ में आ गया ना। ये पहला नियम हुआ अपवर्तन के पहला नियम, और परावर्तन के पहला नियम पढ़े थे आपतित किरण और परावर्तित किरण, क्योंकि वहाँ लौट के किरण चला गया था, और आपतन बिंदु को डाला गया विलंब तीनों की तल में होते हैं, है ना। वहाँ कुछ इस प्रकार से था, वहाँ ऐसे किरण आ रही थी, है ना, ऐसे किरण आ रही थी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना, और आपतन बिंदु पर डाले गए विलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में, ऐसे था। अब एको की, अब इसमें बोलेंगे ठीक है, ऐसे क्या ये एक तल में है, नहीं, ये एक तल में है, ऐसे करेंगे तभी भने ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ये भी ऐसे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे वैसे हो सकते हैं, लेकिन इधर टेढ़ नहीं हो सकता, तल तो गड़बड़ा जाएगा तब जी। ये बात हम लोग काम किए थे परावर्तन चैप्टर में, है ना। ये है प्रकाश का अपवर्तन। आगे देखो, जब तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये है प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम लंबा थोड़ा सा है, देखो दूसरा नियम अपवर्तन का, दूसरा नियम को अपवर्तन के, ऑब्जेक्टिव निकलेगा यहाँ से, अपवर्तन के ये पहला नियम हुआ, बड़ा परेशान करेगा ये पहला नियम हुआ। अपवर्तन के दूसरा नियम, अपवर्तन के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अभी है क्या लॉ, अभी पढ़ेंगे, लेकिन अपवर्तन दूसरा नियम किसका लॉ कहते हैं, स्नेल का नियम। तो जो अपवर्तन दूसरा नियम होंगे वही किसका लॉ होंगे, स्नेल का नियम होंगे, स्नेल का नियम होंगे। अब वो क्या होते हैं, अब वो समझो। कहता है अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। आपतन कोण और कौन कौन, अपवर्तन कोण, इसके बीच में क्या बताता है, संबंध। कौन बताता है अपवर्तन का,
दूसरा नियम बताता है। इस संबंध की खोज 1621 ईस्वी में स्नेल ने एक प्रयोग द्वारा किया। फलस्वरूप इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसी चीज़ को ये जो नियम बताएंगे ना, अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के क्या बताता है, संबंध को। दोनों में क्या संबंध, दोनों में क्या रिलेशन है। और इसका खोज 1621 ईस्वी में स्नेल ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया, इसीलिए इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो स्नेल के नियमानुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया मतलब साइन, आपतन कोण की जया मतलब साइन, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया मतलब होता है साइन। जया पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में, साइन को क्या बोले थे, जया। और कोसाइन को कोजिया, याद है? हाँ। वही जया है, समझ में आ गया ना? हाँ। जया से आकर है। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन तथा अपवर्तन कोण की जया साइन, है ना, का अनुपात किन्हीं, पूरा रटना पड़ेगा, यही लैंग्वेज ही है, किताबी लैंग्वेज रटना पड़ेगा। नियम जो भी है उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, एज इट इज रटना पड़ेगा जो किताब में लिखा हुआ है। बाकी जो कंसेप्ट है उसमें फिर उधर कर सकते हो, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नियम जो भी है, अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम और भी जूल का नियम है, आगे बहुत लॉ पढ़ेंगे, उसमें कुछ इधर उधर नहीं, जो है एडिट रखना पड़ेगा नियम, क्योंकि रूल है। जो रूल साइंटिस्ट दिया उसको वैसे कहना पड़ेगा जैसे वो इसने कहा है, इसीलिए उसमें चेंज बदल मत करो अपने दिमाग अपने मन से, इसलिए मैं एडिट लिख रहा हूँ सबको। बाकी इधर आता तो अपने मन से इधर उधर कर देते, आसान लोग बना देते, इस प्रकार से तुम याद करो। तो नियम में कोई इधर उधर वाला बात नहीं, यदि कोई करता है तो वैसे मत करो, उसको वैसे पढ़ो जैसे किताब में लिखल है, रूल है वो। किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है, अर्थात अब देखो अब ये चीज़ क्या है, कहता है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये वाला बात हो गया, ठीक है, कह देंगे, कहा है तो कह देंगे। उसके बाद क्या है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन, आपतन कोण कहाँ है, यहाँ है ना जी, उसमें क्या लगा दो, साइन लगा दो। पता है SIN और लिखने में सिर्फ SIN सिन लिखाता है, अब पढ़ते हैं साइन, उसको शॉर्टकट हुआ। आपतन कहाँ है ना, आपतन कोण की जया साइन, तो आपतन कोण में क्या लगा दो, साइन तथा अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात, अपवर्तन कोण में भी क्या लगा दो, साइन R लगा दो। इसका अनुपात मतलब बट्टा, अनुपात मतलब बटन होता है। आपतन कोण की जया साइन I, अपवर्तन कोण की जया साइन R का अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए, जिस माध्यम का बात करोगे, चाहे हवा कांच हो, हवा पानी हो, कुछ भी हो, उसके लिए अनुपात, किन्हीं दो माध्यम के अनुपात एक क्या होंगे, नियतांक होंगे। इन दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, एक ठो कांस्टेंट, और उसे हम लोग म्यू से सूचित करेंगे। ये दोनों का अनुपात क्या कहते हैं, म्यू, है ना। जहाँ म्यू एक नियतांक है, म्यू एक नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट, इसका वैल्यू एक कांस्टेंट संख्या निकलेगा, नंबर निकलेगा, 2 4 5 6 से कुछ निकलेंगे। म्यू CONSTANT नियतांक है, एक कांस्टेंट है, समझ में आ गया ना? ये वाला बात, जहाँ म्यू एक नियतांक कांस्टेंट है, यानी कि अपवर्तन का पहला नियम ये हुआ, दूसरा नियम ये हुआ, साइन I बटे साइन R बराबर क्या होते हैं, म्यू। जहाँ इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग,
म्यू पढ़ेंगे इसको, समझ में आ गया ना। यू लिखो ऐसे और थोड़ा से सिर मोड़ दो, म्यू हो गया। ऐसे लिखते हैं ना यू, जी। ऐसे मोड़ दो, हाँ। एक ही बार ऐसे कर करके ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे हम घुमा देंगे, ये म्यू हो गया अपना काम। चलो नेक्स्ट पे चलाओ। ये बना। हटाओ उसको। आप पढ़ते हैं यही अपवर्तन जो अभी पढ़े हैं, अब इसी अपवर्तन को एक बार कांच से गुजार करके तब पढ़ेंगे, है ना। इसी अपवर्तन को एक बार कांच से पास कराते हैं और तब इस अपवर्तन का अध्ययन करते हैं, कैसे गुजरेगी कांच से, और उसको देखते हैं हम लोग। इंग्लिश और हिंदी कोशिश करेंगे दोनों लिख देने का, ताकि तुमको परेशानी नहीं हो। एक इसमें जो है कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इस फिगर को दिखाने के लिए कि कांच के और पार्श्विक विस्थापन का भी बात हम यही करते हैं। किस दिन पूछा था ना पार्श्विक विस्थापन, अब वही चीज़ यहाँ पर आएंगे, ये चीज़ बता करके फिर इसको छोड़ेंगे, फिर मैथ पढ़ाएंगे थोड़ा सा। क्या पंखा को भी दिन देख लिया, परेशान करता रहता है हमको। कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना। कांच का आयताकार मतलब कुछ नहीं है, ऐसे कुछ कापी इतना मोटा होगा, वही आयताकार हो गया, है ना। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, देखो आयताकार पूछा है ना तो पतला होगा। दो बात होता है कि आयताकार मतलब क्या होते हैं, पतला, लेकिन वो कांच है तो पतला नहीं होंगे जी, मोटे होंगे, लेकिन है तो आयताकार ही है ना। ये कैसा है अभी कापी, आयताकार ही है। आयत है मतलब आने से मुझे आपस में क्या होंगे, बराबर। सुने दो क्या करोगे, तुलो तो रहेगा ना कम से कम। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये कांच का आयताकार स्लैब है, इसमें आमने सामने ये भुजा बराबर ये और ये भुजा बराबर ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसे ही कुछ मोटा सा कांच के आयताकार स्लैब है, और उससे होकर के प्रकाश को हम लोग क्या कराना है, पास कराना है। उससे होकर के प्रकाश को पास कराएंगे और उसमें से क्या क्या होती है उस चीज़ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बात करते हैं, कुछ दिखाया गया है। अब देखो यहाँ एक कांच का, तुम खुद मार्केट कभी जाओगे तो एक कांच का आयताकार स्लैब खरीद लेना और खुद से प्रैक्टिकल लाइट पास कर देना, उसमें कोनो भारी बात नहीं। 10 टका 5 टका मिल जाएगा, अथी सब मेला सब जो लगता है। तो ये कांच का आयताकार स्लैब है ना, है ना, कांच का आयताकार स्लैब, इससे लाइट पास कर। देखो कैसे कैसे लाइट सीधा गया, लाइट ऐसे गया, फिर ऐसे टेढ़ गया, फिर ऐसे, लेकिन इसको पीछा बढ़ाओ तो ये और ये आपस में क्या होंगे, समांतर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आगे बात करेंगे क्या होती है, समझ में आ गया ना। तो ये हम ये इसमें ये तुमको देखना है कि ये कांच का आयताकार स्लैब है ना। ये कांच का आयताकार स्लैब दिख रहा है ठीक से, ये कांच का आयताकार स्लैब है। इस प्रकार से लाइट ऐसे पास कराएंगे, सीधा नहीं गया, ऐसे जाना चाहिए, सीधा लाइट नहीं गया, ऐसे टेढ़ होकर के इस प्रकार जाती है ना। कुछ इस प्रकार बात हुआ। ऐसे ही कांच का आयताकार एक स्लैब इस लाइट पास कराते हैं। और एक रेक्टेंगुलर है, अब जैसे मान लो एक मोबाइल ही है, तो रेक्टेंगुलर मोबाइल है, ये कैसा रेक्टेंगुलर है ना, तो इसका फिगर बनाएंगे ऊपर से, तो एक आयत सिर्फ बनेगा ना, आयत दिखेगा। मोटाई तो दिखा नहीं सकते कभी, 3D फिगर तो बनाएंगे नहीं, कैसा फिगर बनाएंगे। तो 2D फिगर में लेंथ और सिर्फ क्या होते हैं, ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई होंगे, मोटाई तो होंगे नहीं। तो आयताकार एक स्लैब लेते हैं और उससे लाइट को हम लोग पास कराते हैं। समय
दो ठीक करेंगे। पुतलो तो रहेगा ना कम से कम, इतने में क्या है क्लास सर जी में, ये हैं? जो है ये 3D है ना। हाँ वो 3D है, वो तो मोबाइल से खींचते हो 3D पिक्चर खिंचाता है ना, मोबाइल में मोटाई सब चीज़ दिखता है ना, नहीं दिखता है, खाली मोबाइल में 2D दिखता है। बताओ मोबाइल में कैसा फोटो दिखता है, 2D कि 3D? 2D फोटो वर्क दिखता है 3D कि 2D? फोटो कल सोच का ना 3D फोटो चले से ना चले वीडियो चलता है ना, दिखा देंगे, गूगल आप दिखा देंगे 3D इमेज। आजकल 3D भी आने लगा है, हैं? ये बात भेजे ठीक है, कोनो बात नहीं, फिर से भेज देंगे, क्या दिक्कत है। देखो हम लोग बात करते हैं इसी डायग्राम, इंग्लिश हिंदी से एक में लिख देंगे ना सब बात, तो रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो 10 में उल्टाना पड़ता है। नींद खुल गया, 3D नींद तुरंत खुल गया सवाल है, हैं? ये कांच का आयताकार स्लेब है, इसका नाम दे दिया है, जैसे चलो KL M और क्या कह दिया N। अच्छा, इससे ये कांच का स्लेब है, तो इससे ऊपर क्या होगा, हवा होगा, नहीं होगा हवा, इधर क्या होंगे, हवा, और ये क्या है, कांच, कांच है, और फिर इधर क्या है, हवा। अच्छा बताओ, तो ये कौन माध्यम, विरल, विरल माध्यम, ये कौन माध्यम, विरल, ये सघन, सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम। इस प्रकार से हुआ सघन विरल कह दिए। अब एक टॉर्च ले लो और टॉर्च यहाँ से जलाओ और लाइट को पास कराओ। मान लो प्रकाश का स्रोत है या टॉर्च कोनो है और उसको जला रहे तो रोशनी से क्या होंगे, निकल तो रोशनी निकलेंगे बहुत सारा, तो एक रे निकालना संभव नहीं है, लेकिन समझने के लिए एक रे ही लेंगे। अब मान लो कि एक रे इससे आ रही है, इस प्रकार से एकदम मस्ती मार रहा है, एकदम से साइकिल को चला रहे हो, नवे देख कर चला रहा है। और जैसे कुछ देर गया आगा, इसका मान लेते हैं कि ये कुछ नाम, चलो कुछ भी नाम दे देंगे, ए मान लो है, और इसको क्या कह दिए, बिंदु को हम इसको बी कह देते हैं, है ना। तो बाद में लिखेंगे इसको, यहाँ से बी, इस बिंदु को क्या कह दिया, बी। ए बी कौन किरण है बताओ, आपतित किरण, आपतित किरण है। ए बी जो हो चुका है ये आपतित किरण है ना। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण हो चुका है। ए भी कौन किरण है, आपतित किरण, ए भी आपतित किरण है जी। अब क्या करेंगे, लाइट अभी, अब इधर भूल जाओ इधर कुछ भी है, अभी देखो यहाँ विरल और यहाँ क्या है, सघन। अब ये एक ऐसा सरफेस लाइन है, इससे ऊपर विरल, ऐसे नीचा सघन। अब टक्कर होगा, विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में। ये आपतित किरण, ये बिंदु को क्या कहोगे, आपतित, ये बिंदु को क्या बिंदु, कहोगे, आपतन बिंदु नहीं। जी अच्छा, इस पर पहले क्या करोगे, विरल सघन है तो अभिलंब डालोगे, जी। डाल दो अभिलंब, ये क्या डाल दिया, अभिलंब, अभिलंब डाल दिया। तो अभिलंब का कुछ नाम दे दो, N1 N1 डैश, N1 N1 डैश, ये की हो गया बताओ, अभिलंब। अब बताओ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हो, क्या कहते हो, आपतन कोण, आपतन कोण, है ना। क्या कहते हो उसको, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हो। ये वाला बात हो गया, आपतन कोण हो गया। अच्छा ठीक है, अब लाइट जाएगी विरल माध्यम से कहाँ जाएगी, सघन में। अच्छी बात है, बताओ क्या होगा, क्या कहते हैं, इससे दूर भागेगा, इससे दूर भागेगा, अभिलंब, हैं, अभिलंब दूर भगा दें अभिलंब से, नहीं, हटा दीजिए। तो नींद में है तो तुमको क्या पता रहेगा किधर भागता है, कहीं जरूर भागता होगा। लाइट को जाना चाहिए, अब देखो लाइट को जाना चाहिए इस प्रकार से, जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा नहीं, नहीं इस प्रकार से नहीं जाएगी लाइट।
लाइट क्या होगी, कुछ इस प्रकार से जाएगी, अभिलंब के तरफ दंडवत नमस्कार करेगा, और चूंकि इस प्रकार लाइट जाएगी ना, जी सिद्धार्थ नहीं है पूरा टेढ़ है ना कहीं को, जी। चलो काम हो जाएगा, हल्का हमको ऐसे करते तो और अच्छा फिगर बनता न। तू बना स्केल से बनाना, मेरे पास स्केल से बनाने की फुर्सत नहीं है। लाइट जाना चाहिए ऐसे, लेकिन लाइट जाएगी ऐसे, अभिलंब की तरफ लाइट क्या हो गई है, झुक गई है। तो इस कोण को क्या बोलोगे, एंगल आर, अपवर्तन कोण, है ना एंगल आर होंगे। तो यहाँ दो अपवर्तन कोण होंगे, तो एक को कह देते हैं R1, यहाँ इसको क्या कह दो, R1 कह दो। आई हो गया ना, R1 हो गया। अब देखो अब क्या होंगे, अब ये लाइट यहाँ तक तो आया, कहाँ तक, यहाँ तक लाइट आ चुका है, हैं? हाँ। अब ये कौन माध्यम है, सघन, और फिर इधर कौन माध्यम, अच्छा लाइट यहाँ टकराया, तो यहाँ पर क्या डालोगे, अभिलंब डालोगे। चलो डालो अभिलंब, यहाँ पर एक क्या डाल देंगे हम लोग, अभिलंब डाल देंगे। इस प्रकार से एक ठो अभिलंब डाल दिए, इसको कह देते हैं, इस प्रकार से अभिलंब डाल दिए, इसको कह देते हैं N2, और इसको कह देते हैं N2 डैश। क्या डाल दिए, एक ठो अभिलंब डाल दिए। अब देखो यहाँ से अच्छी बात है, अभिलंब डाल दिए। ये लाइट ऐसे अपना जाती, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं। अब क्या होती है, सघन से कहाँ जा रही है लाइट, विरल में, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर की नज़दीक, दूर। अभिलंब इधर है ना, तो अभिलंब से क्या हो गए, दूर। अब कोशिश करना, ये जो लाइन ऐसे पारेंगे, ऐसे लाइन पारेंगे ना, तो इसके क्या होना चाहिए, लाइन समांतर होना चाहिए। इस बात का प्रॉपर ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलो लगभग ठीक मिल गया। तो स्केल से करना तो तुम्हारा पूरी क्या होंगे, 100% एक्यूरेट बनेंगे, समझा गया ना। ये लाइन के पैरेलल क्या होना चाहिए, ये लाइन, तो यहाँ स्केल मारना, फिर स्केल इस प्रकार से, लगभग ठीक है बना है। हल्का से यहाँ ऐसे होंगे, बिना स्केल का बनाए तो उतना गड़बड़े भी करता है। अब इसमें नोमेनक्लेचर करते हैं कि क्या है नहीं, इतना समझ में आया कैसे कैसे लाइट विरल से सघन, सघन से विरल हुआ, 2 बार हुआ है। एक बार गया विरल से सघन, और फिर गया सघन से विरल। ये कांच का रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये कांच का आयताकार स्लैब है, ये कांच का आयताकार स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पर, कांच का आयताकार स्लैब है। इससे लाइट को पास करवा रहे हैं, KLMN है। अब देखो यहाँ से बात करते हैं आगे। अब यहाँ से क्या होगा, ये आपतित किरण हो गया, ये किरण से जा रही है, ये आपतित किरण, तो ये कौन किरण, अपवर्तित किरण। इसका क्या नाम होगा, अपवर्तित किरण। समझ में आ गया ना, ये कौन किरण होगा, अपवर्तित किरण। अब देखो फिर अपवर्तित किरण हो गया, तो इसका क्या नाम दोगे, लास्ट में निकल गया ना, निकल गया तो निर्गत किरण, निकल गया तो निर्गत किरण। समझ में आ गया, किरण इसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, हैं इसको निर्गत कौन, अच्छा ये किरण है पहले बता तो, नहीं तो फिर कैसे बोलेगा, किरण किसको बोलते हैं, जो निकलेगा वही ना, ये तो किरण है ही नहीं, किरण तो ये है, तो ये कैसे निर्गत किरण होगा। समझ में आ गया, कहीं किरण तो अपना ही है ना, लास्ट में कौन ई निकला है, तो ई निकला तो ई कहाँ निर्गत किरण होगा। इसको क्या कहते हो, निर्गत किरण, इसको कहते हो निर्गत किरण। इंग्लिश में कहते हो इमरजेंट रे, निर्गत किरण, निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहेंगे। समझ में आ गया ना, ये वाला बात हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एंगल यहाँ से बनेंगे, यहाँ बनेंगे ना एंगल, कुछ एंगल यहाँ ये अभिलंब और इसके बीच कुछ एंगल बनता होगा, तो इसको कह देते हैं R2। क्या कह देते हैं इसको, फिगर में तो ठीक से बनाना, फिगर में लाइट पास करोगे ना, तो फिगर में जो लाइट पास करोगे, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे करना, ऐसे मारना, समझ में आ गया ना, ऐसे जाएगी तो अच्छे से फिगर बनेंगे। एक रफली फिगर यहाँ बना देंगे, कैसे एक्चुअली 100% फिगर सही बनते हैं, तब अच्छे समझ में आएगा, है ना। चलो ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। और दूसरा बात, कलम से बनाना, किससे बनाना, जब एग्जाम में आता भी है रेड से बनाना फिगर, और फिर उस पर कलम चला देना, ठीक है ना, गलत नहीं होता है। यहाँ तो एक बार रेड से बनाओ, कभी कलम से बनाओ, कारण वह छपा ही जाएगा, इसीलिए कलम से ही बनाते हैं। इतना तक दिक्कत भी समझने में है। अच्छा
ये जो है आपतित किरण की दिशा है। ये जो किरण दिख रहा है, ये ऐसे आने वाली किरण, ये आपतित किरण की क्या है? दिशा दिशा है। है। आने वाली किरण है ना आपतित किरण, जी। आपतित किरण ऐसे जाती है, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण की दिशा। इंग्लिश में डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया। समझ में आ गया ना? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, ये वाला बात हुआ। अब आगे देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसके बाद इमरजेंट रे, ये है ना इमरजेंट रे, ये इमरजेंट रे निर्गत किरण और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का जो विस्थापन है, दूरी नहीं, क्या बोलो? विस्थापन मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन डिस्टेंस? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी। इसी को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कहाँ लिखें? इधर निकाल लिख देते हैं। इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन जिसे कहते हो, LATE। अब देखा कहाँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट था? नंबर आएगा तो ना बताएंगे, टॉपिक अपने सीरियल नंबर आएगा तो डिस्कस वहाँ करेंगे, पहले थोड़े कुछ बोल देंगे। एक बात है समझ में, जब अपवर्तन प्रवर्तन पूरा होता तब ना, तो उसमें कैसे बता देते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, MENT, हिंदी में कहते हो पार्श्विक विस्थापन। तुम्हारा 2-3 पेज को हम एक ही पेज में दे रहे हैं सब चीज़, समझ रहे हो ना? अब बाद में लैंग्वेज भी लिख लेना, एग्जाम रिविजन कर लो, एग्जाम में पढ़ना होगा, लैंग्वेज मत पढ़ना, फिगर देखना ऐसे ऐसे हुआ है, बस हो गया, 5 मिनट में 2 पेज 3 पेज रिविजन हो जाएगा फटाफट। पार्श्विक विस्थापन। अब तू बताओ पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा क्या लिखा है? कांच स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण, ये कांच का स्लैब है ना, इससे निकलने वाली निर्गत किरण, ये निर्गत किरण। उसके बाद तथा आपतित किरण की मूल पथ, आपतित किरण के मूल पथ के बीच के लंबिक दूरी है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कौन डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हो? पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हो। बोलो समझ में आ गया ना? हाँ। यही हो गया पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। क्योंकि ये कांच के स्लैब हैं तो कुछ घना होंगे, इस प्रकार से घना होंगे, जिस प्रकार से इस प्रकार से कुछ घना होंगे। रेट से तू बनाना कॉपी पर, रेट से बनाओगे ना कॉपी पर, तो रेट ऐसे ऐसे घस देना, उतना दूर एकदम अच्छे इमेज बनेंगे। कलम घसेंगे तो उतना पार लगने वाला है, भर दिन लग जाएगा घसने में, समझ में आएगा ना? सट जाएगा। इतना बात हुआ क्लियर। अभी इसमें और भी कुछ बातें हमको दिखानी है जो कि हमारे फेयर में लिखे होंगे। इतना बात मैंने दिखा दिया, डायरेक्शन नॉर्मल हो गया। ये जो है तुम्हारा ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब है। और ये भी जो अपना है ये भी अभिलंब है, ये भी क्या है? अभिलंब है। इसका क्योंकि डेंसिटी कुछ ज़्यादा है, तो डेंसिटी कुछ ज़्यादा है तो क्योंकि कांच है ना, तो ऐसे करके दिखा देंगे। इसका मतलब ये होती है कि उस मीडियम की तुलना में ये मीडियम थोड़ा सा क्या है, इसमें घना है और उसका डेंसिटी क्या है? अधिक है। कुछ इस प्रकार से बात होंगे, ये वाला बात हुआ। और अभी तुमने जो पढ़ा है वो इस प्रकार से घटना है। जैसे देखो तू खुद कर सकते हो, कभी मार्केट में जाओ खरीदना, खुद से प्रैक्टिकल करो। लाइट ऐसे जाएगी, लाइट टॉर्च बढ़ रहा है ना, रोशनी आएगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे जाएगा। इसका ये मूल पथ और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ये भी दिखाई देगा बीच वाला। कौन रे बीच वाला? बताओ कौन रे बात कर रहे हो? ये जो है ऐसे, हाँ सब दिखाई देगा। एगो इस वाले नहीं दिखाए थे लाइट में, देखो जितना बात उसमें दिखाया है ना, कि उसमें लाइट जब बारोगे ना इतना बात नहीं देगा दिखाया, उसमें एक ही बात देता है दिखा, और वो बात इधर देखो, ये देखो इसमें यही सब बात तो समझाए हैं कि अपवर्तन हुआ है ऐसे, अभिलंब ये होगा, यही बात। क्या इसमें कुछ दिख रहा है? सिर्फ एक्चुअल में जो लाइट पास कर रहा है ना सिर्फ वही तो दिखेगा, बाकी उसमें दिखेगा नहीं। ऐसे लाइट आ रही है ना, ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे लाइट इस प्रकार से, और कुछ भी नहीं दिखेगा। कितना क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब इसमें और भी कुछ चीज़ दिखाना हमको है, नोट्स में लिखा होगा। और अभी जो पढ़े हो वो कुछ इस प्रकार से लाइट पास करती है। देखो अभी पढ़े हो ना, देखो लाइट आ रही है, देखो लाइट आ रही है, ये ग्लास है, एयर है, और ये क्या है? ग्लास। और ये क्या है? एयर है।
ये परपेंडिकुलर दूरी हो गया। लाइट ऐसे देखो आ रही है, आ रही सीधा नहीं गया, झुका ना। देखो इस फिगर को देखो, इसको देखो और इसको देखो। लाइट देखो, लाइट एक्चुअली में लाइट का पथ कौन है, जहाँ डार्क किया हुआ है। लाइट ऐसे आई, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन कैसे जाएगा, विलम्ब से झुकेगा। यहाँ आया, यहाँ के बाद सघन से फिर कौन हो गया, विरल। अविलंब से जाना दूर। चाहिए, है ना, अविलंब से क्या होंगे, दूर भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ लाइट पास करती है, जैसे मैंने अभी डायग्राम में दिखाया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फेयर भेज चुके हैं, कर सकते हो तो कर लेना। हालांकि बहुत कुछ पता है, लिख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो कि नहीं लिखते हैं। अब जो कल मैंने बताया था, देखो सब फिगर है ना बना रही यहाँ पर, अच्छे तरीक़ा से बनाए हुए फिगर हैं। तो फिगर को लिख लेना, अंकित एक कॉपी लेके लिख लेना। उससे स्पीड ऑफ लाइट भी बताएंगे, अपवर्तन उदाहरण भी बताएंगे। तो आपतन देखो जितो पढ़ाए, आपतन बिंदु क्या होती हैं, अभिलंब क्या, आपतन कौन क्या, सबका डिफिनेशन लिखा हुआ है उसमें, सिर्फ बोले थे हम। तो बस आप जिसमें मान लो वहाँ पर हम ए माने, तो यहाँ पर ए माने, कभी पी मान दिए होंगे तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो अब तुम समझ चुके हो ए ओ क्या है, तो अच्छे से फिगर में देख सकते हो, दिक्कत नहीं होगा। तो कांच के आयताकार स्लैब था, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सभी कई चीज़ डिस्कस करना बाकी है। यही चीज़ है जो अभी फिगर बनाया था उस समय, और यही चीज़ है। इसमें देखो लिखा हुआ है NOA आपतन कोण है, AO आपतित किरण है, बिंदु O आपतन बिंदु है, OB अपवर्तित किरण है, BC लिखा है ना सब बात। इसमें उतना बात लिखा हुआ नहीं, इसमें फिगर बात लिखा हुआ है। तो फिगर इसी से फेयर करना, इसमें दोनों बात लिखा हुआ है। AO है, मैंने सेम लैंग्वेज भी सेम यूज़ किया है, यहाँ PQRS माना है और यहाँ पर MNL मान दे, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सब बात हो चुका है, और इसमें कुछ छोटा उटा नहीं है ना। निर्गत किरण हो गया, सब बात हो गया। यहाँ पर जो किरण को है ना, ये जो किरण ऐसे आई है, ये किरण जाना चाहिए सीधा इस प्रकार, जाना चाहिए ना ऐसे, लेकिन जाएगी ना, विलम्ब से क्या होंगे, दूर हट जाएगी। तो दूर हट गया विलम्ब से। तो स्केल से बनाना, पार्शियल विस्थापन से मूल अब कुछ नहीं बचा हुआ है, और सब चीज़ बता चुके हैं। चलो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखो, आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में यहाँ क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो आपतन कोण दिख रहा है, ये आपतन कोण आई है ना। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ, NOI बराबर आपतन कोण है, NOI अच्छा N1 माने हैं, N1 BA, ठीक है। तो N1 AB एंगल ABN1 बराबर एंगल I बराबर कौन आपतन कोण। समझ में आ गया ना, ये कौन होंगे, आपतन कोण होंगे, है ना। ये आपतन कोण होगा, समझ में आ गया, आपतन कोण होगा। उसके बाद फिर AO आप किरण है, AB कौन किरण हो गया, आपतित किरण। AB हो गया आपतित किरण। बिंदु B आपतन बिंदु है, बिंदु B क्या होंगे, आपतन बिंदु। बिंदु B आपतन बिंदु भी आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद वो भी अपवर्तित किरण। अच्छा इसका नाम नहीं दिया, इसको मान लो C है, इस बिंदु का नाम क्या है, C है। तो B से लेकर कहाँ तक, C तक, B से C तक हो गया अपवर्तित किरण। B से C तक लिखा है ना अपवर्तित किरण, है ना, लिख देते हैं यहाँ पर। BC हो गया अपवर्तित किरण, BC हो गया अपवर्तित किरण। इसमें अगले बार अलग के थे, इसमें तुम अलग कर दी, उससे कोई फर्क नहीं है, कंटेंट दोनों में सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। BC हो गया अपवर्तित किरण। उसके बाद बताया है BC निर्गत किरण, इसको मान लो D, इसको क्या मान लो D। BC हो गया अपवर्तित किरण। CD कौन किरण होगा, क्या लिखा है, निर्गत किरण। CD होंगे निर्गत किरण, समझ में आ गया ना। उसके बाद पकड़ो, पर चढ़ाओ इसको। अच्छा यहाँ जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ कुछ एंगल बनेगा ना, ये जी एंगल E मान लो, क्या मान लो, E। बाद में उसका बात करेंगे वो क्या है।
अब देखो सी डी निर्गत किरण हो चुका है। उसके बाद एन डैश ओ बी बराबर एंगल आर, एन डैश ओ बी इस कोण की बात कर रहा है। देखो एन वन डैश फिर क्या आएंगे बीच में, देखो एन वन डैश फिर क्या आएंगे बी, यहाँ आओ, फिर क्या आएंगे सी, ये क्या होंगे आर वन, इतना बराबर क्या है R1 R1 एन डैश ओ उसके बाद ये बी किए। अच्छा ये हो जाएगा अपवर्तन कोण होंगे, जी, ये क्या होंगे अपवर्तन कोण, सारा जानकारी एक ही पेज में है, कई पेज में यानी एक पेज में। एन डैश बी एन वन डैश ऊपर में क्या लिखे हो इसको N1 डैश, एन वन डैश बी सी, एन वन डैश बी है नीचे आएगा सी। सी, एंगल R1, इसी को R1 बोले हैं, ये अपवर्तन कोण हो चुके हैं। उसके बाद सी बी बी एन सी वन एन डैश, टू, रुको इसमें क्या लिखे हैं सी बी एन वन डैश, उसको बताए हैं ई निर्गत कोण, इसमें होंगे डी सी और N2 एन टू डैश, इतना बराबर क्या माने हैं निर्गत ई ई, माने हैं, एंगल ई माने हैं ना। जी, एंगल लगा दो या R1 इसी रखो तो दिक्कत नहीं है, उसमें भी एंगल आई लगा दो तो और अच्छा लगेगा। ये आई रहने जो तो समझ जाते हैं सर, सिर्फ समझ जाते हैं। तो डी अब तुमको फिर करने दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैंने सम चीज़ कर दिया कि दोनों में दिक्कत, अब इससे भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं, इससे भी करोगे तो भी दिक्कत, नहीं होगा, सिर्फ ABCD का अंतर है, बाकी सब चीज़ तो सेम ही है। यदि तुमको इसमें न रखना है तो फिर से क्या करो छाप लो, तो समझ में सब आ जाएगा नहीं। अब दोनों तुम्हारे पास जो पढ़े हो ये भी, जो पढ़े हो ये भी, जो तुमको अच्छा लगे वो करो। अब मान लो ये इसलिए बता रहे हैं, फिर करोगे तो इसमें जो लिखा होगा कि फिगर में ए बी वो चीज़ है, इसमें तो फिगर ए बी अलग चीज़ है, इसमें फिगर ए बी अलग चीज़ माने होंगे हम, तो दिक्कत हो जाएगा। तो छापते हो तो इसी को बहुत छाप लो या इसको अलग करो, जैसे तुमको सुविधा हो तो इसी प्रकार से काम करो। डी सी एन टू डैश है ना, सी डी एन वन डैश, ये एंगल ये क्या होंगे निर्गत कोण, ये क्या होंगे निर्गत कोण, निर्गत कोण। ये ई बन रहा है ना, ई है ना इमरजेंट रे, ई है ना, ई से शुरू है ना, इसलिए इसको क्या कह दिया ई निर्गत कोण। निर्गत किरण और निर्गत कोण क्या होते हैं, कोई पूछेगा बताओ निर्गत कोण क्या होते हैं, तो बोलेंगे निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं निर्गत, नहीं, हाँ, निर्गत किरण और अभिलंब बीच बने कोण निर्गत कोण कहते हैं। कोई कहेगा बताओ पार्श्विक विस्थापन क्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे निर्गत किरण और आपतित किरण के मूल पथ के बीच के परपेंडिकुलर दूरी को क्या कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। समझ में आया, उसको पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग कह देंगे। निर्गत किरण निर्गत कोण बन चुका है। उसके बाद देखो आपतन कोण बराबर क्या होंगे निर्गत कोण, ये जरूरी चीज़ है। यहाँ पर जो है जितना आई है ना उतना क्या होगा ई, आपतन कोण बराबर क्या होंगे निर्गत कोण, एंगल आई बराबर एंगल ई होंगे। इस चीज़ को हालांकि इसने प्रूफ भी किया है, तो हम बाद में प्रूफ करेंगे, अभी नहीं करेंगे प्रूफ। अभी एक चीज़ नहीं पढ़ाया हुआ है ना, प्रूफ किया हुआ देखो तो कहाँ गया, आई बराबर ई है ना, आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, ये I1 बोला है तो I1 इसने कहा है तो बराबर ई माना है। समझ में आ गया ना, बाद में करेंगे। तो आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, एंगल आई बराबर एंगल ई। अब बोलो इसमें क्या पूछना चाहते हैं, इसमें सारा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पूछना भी है नहीं नहीं है तो इससे आगे अब मैथ फिजिक्स में